हेलो दोस्तों, मज़ेदार कहानियों की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए भी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज लगभग 16 साल बाद नमिता ने सालों की तस्वीर फेसबुक पर देखी और नमिता फिर से छलांग लगाकर कॉलेज वाली छुई मुई उमरान जान बन गई। दरअसल 2 दशक पहले नमिता और सालू अभिन्न मित्र थी। दोनों के घरों में कोई समानता नहीं थी। सालू का राजमहल सा घर जो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी कविनगर में स्थित था, वहीं नमिता का छोटा सा घर निम्न वर्गीय कॉलोनी विजयनगर में था। पर इन सब बातों के बावजूद नमिता और सालू की दोस्ती कल कल बहते हुए पानी की तरह चलती रही। सालू जहां सांवले रंग साधारण नैन नक्श पर गजब की आत्मविश्वास की स्वामिनी थी, वहीं नमिता गौर वर्ण भूरी आंखें तीखे नैन नक्श की मालिका थी। दोनों एक दूसरे के न केवल रूप रंग में बल्कि आचार विचार में भी बिल्कुल विपरीत थी। जहां सालू बेहद बिंदास और दिल की साफ थी, वहीं नमिता थोड़ी सी सिमटी हुई और खुद में खोई रहती। नमिता मन ही मन अपने जीवन स्तर की तुलना सालू से करती और खुद को सदा कमतर पाती थी, पर उसे पूरा विश्वास था कि उसके राजसी रूप सौंदर्य के कारण वह किसी अमीर खानदान की ही बहू बनेगी और नमिता के घर वह बड़े और अमीर लोगों के तौर तरीके का अनुकरण करने ही जाती थी। आज सालू का जन्मदिन था और सभी सहेलियां कानपुर के 5 सितारा होटल में इकट्ठा हुई थी। वहीं पर सालू ने अपनी सब सहेलियों की मुलाकात विनीत से कराई, जो उसके पिता के मित्र का बेटा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कानपुर के सरकारी कॉलेज से कर रहा था। विनीत 5 फुट 10 इंच लंबा आकर्षक नौजवान था। जैसे कि आमतौर पर होता है, सब लड़कियों ने पूरा होटल सिर पर उठा रखा था। बस नमिता ही थी जो चुपचाप सहमी से एक कोने में बैठी हुई थी। विनीत ने मुस्कुराते हुए सालू से कहा, ये छुई मुई कौन है? बिल्कुल उमराव जान लग रही है। सालू खींचकर नमिता को वहीं ले गई और बोली, यह छुई मुई नमिता है और मेरी सबसे पुरानी और करीबी दोस्त। फिर खाना ऑर्डर होने लगा, ऐसे ऐसे व्यंजन जिनके नाम भी नमिता ने नहीं सुने थे। वह और घबरा गई। तभी विनीत नमिता के बगल में आकर बैठ गया और मेनू कार्ड उसके हाथों से ले लिया। फिर धीमे से उसके कानों में बोला, जो मैं ऑर्डर करूँगा तुम भी वही करना। यह सुनकर नमिता की जान में जान आ गई। विनीत ने नमिता जैसी कोई लड़की अब तक नहीं देखी थी। उसकी माँ बहनें बहुत ही अलग किस्म की थी। यह छुईमुई जैसी लड़की से उसका पहला परिचय था। बात बात पर चेहरे का लज्जा से लाल हो जाना, दुपट्टे के कोने से खेलना, पसीना पसीना होना और बिना किसी प्रसाधन के भी इतना सुंदर दिखना, विनीत का यह पहला तजुर्बा था। वापसी में नमिता को घर जाने की जल्दी थी तो वह ऑटो के लिए निकल गई। तभी पीछे से विनीत आया और बोला, छुई मुई तुम मेरे साथ चलो, मेरे कॉलेज का रास्ता वहीं से है। नमिता घबराकर चुप खड़ी रही तो विनीत हंसकर बोला, तुम्हें घर के बाहर ही उतार दूंगा, कॉफ़ी पीने के लिए घर के अंदर नहीं जाऊंगा। नमिता चुपचाप बैठ गई और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। एक अजीब सी खुशी और दुविधा में घिरी नमिता घर पहुंची। विनीत पहला ऐसा लड़का था जिसने इतना बेबाक होकर उससे बातें की। खोई खोई सी वह अपने पलंग पर लेट गई और विनीत का उसे छुई मुई कहना, उसकी तुलना उमराव जान से करना, सब कुछ ने उसके दिल के तार झंकृत कर दिए और उसकी आंखों में इंद्रधनुषी रंग उतर आए, जिनके सपने वह बचपन से ही देखती आई थी। नमिता अब अपने रख रखाव का ध्यान पहले से अधिक रखने लगी थी और अब उसका अधिकतर समय सालू के घर ही व्यतीत होता था। दरअसल नमिता विनीत को देखने के बहाने अपना डेरा सालू के घर जमाए रहती थी और यह बात सालू भी जानती थी। इसलिए उसने एक दिन नमिता से कह भी दिया, नमिता, विनीत हर किसी से ऐसे ही मजाक करता रहता है, बहुत खिलंदड़ स्वभाव का है वह। मगर नमिता को लगा कि विनीत नमिता के चारों ओर उमरावजान कहकर मंडराता रहता है, इसलिए सालू जलती है, क्योंकि विनीत हमेशा सालू को काला हीरा कहकर चिढ़ाता है। देखते देखते 2 साल वर्ष बीत गए और नमिता, विनीत और सालू की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। विनीत ने कभी भी नमिता से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर प्यार का क्या कभी इजहार किया जाता है? यह तो महसूस किया जाता है। और नमिता तो पिछले 2 सालों से नमिता विनीत के प्यार में भीगी हुई थी। उसे तो मानो अपनी मंजिल मिल गई थी।
उधर विनीत को जहाँ एक तरफ नमिता की खामोशी और घबराहट बहुत आकर्षक लगती थी, वहीं सालू का आत्मविश्वास उसकी हर बात को मूक सहमति न देकर तर्क वितर्क करना उसे प्रभावित करता था। विनीत ने नमिता से कोई वादा नहीं किया था, पर नमिता को पूरा विश्वास था कि विनीत उसका हाथ मांगने आएगा। कॉलेज खत्म हो गया था तो सालू ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और नमिता ने विनीत के प्रस्ताव का इंतजार करना आरंभ कर दिया। विनीत और नमिता फ़ोन से एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। इस बीच विनीत की नौकरी लग गई, पर वह अधिक खुश नहीं था। उसे और आगे बढ़ना था। नमिता हर बार विनीत को फ़ोन पर यह सुनाती थी कि उसके लिए बहुत सारे विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, पर विनीत को समझ नहीं आ रहा था कि नमिता यह सब उसे क्यों बताती रहती है। एक दिन झंझलाकर उसने फ़ोन पर बोल भी दिया, कैसी दोस्त हो तुम नमिता? मैं अपनी नौकरी के कारण परेशान हूँ और तुम्हें बस विवाह की पड़ी है। हाँ मालूम है मुझे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो रोका किसने है तुम्हें, कर लो ना शादी। और फिर फ़ोन काट दिया। नमिता को लगा कि विनीत असुरक्षित महसूस कर रहा है कि कहीं उसका विवाह कहीं और न हो जाए, पर मन ही मन नमिता खुश थी कि चलो विनीत अब जल्दी सिर के बल दौड़ा आएगा। एक दिन अचानक शाम को सालू का फ़ोन आया। उसे अर्जेंट बुलाया था। वहां जाकर देखा तो पता चला सालू उड़ी उड़ी से घूम रही है। नमिता को देखते ही बोली, शुक्र है तुम आ गई। यार आज मेरा रोका है और सुनेगी किसके साथ? नमिता वही धम से बैठ गई और फिर बोली, सालू यह कैसा मजाक है, विनीत तो अभी विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता है, उसने मुझसे खुद बोला था। सालू हंसते हुए बोली, अरे पगली तू बहुत भोली है। विनीत ने अपनी एक नई यूनिट आरंभ करी है और उसमें मेरे पापा ने 50% पैसा लगाया है, तथा उस यूनिट का बेसिक प्लान मेरा था, तो दोनों के पापा ने सोचा जब एक साथ काम करना ही है तो फिर जिंदगी भी एक साथ क्यों ना गुजारी जाए। नमिता करवाहट से चिल्लाकर बोली, यह क्यों नहीं बोलती कि तुमने अपने पैसों से उसे खरीद लिया है। सालू नमिता की बात सुनकर सकते में आ गई, पर फिर भी संयत स्वर में बोली, नमिता विनीत का अपना निर्णय है, उसने सुंदरता से अधिक अपनी तरक्की को महत्व दिया है। तुम बहुत सुंदर हो नमिता, पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काबिलियत और स्मार्टनेस भी चाहिए, जो शायद उसे मुझ में नजर आई होगी। नमिता ने कहा, यह नहीं हो सकता, विनीत मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता और मैं तुमसे हर बात में बेहतर हूँ। सालू बोली, यह हो चुका है नमिता, जरूरी नहीं है सब लोग रूप के ही दीवाने हो, कुछ लोग रूप से अधिक बुद्धि को भी महत्व देते हैं। मेरे ही कारण विनीत यह नया यूनिट लगा पाया है। नमिता बोली, सालू अपने पापा के वैभव पर तुम्हें बहुत घमंड है और इसी धन के बल पर तुमने विनीत को हथिया लिया है ना, पर मेरी भी यह बात सुन लो, अब रूप रंग के साथ साथ यह वैभव और धन भी मेरा दास बनकर रहेगा, यह मेरी शर्त है तुमसे। सालू मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी सोच गलत है नमिता, पर देखेंगे अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर टकराएंगे तो। उस दिन के बाद नमिता ने सालू और विनीत नामक अध्याय को अपनी जिंदगी रूपी किताब से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। पर वह अपनी शर्त नहीं भूली थी, बस उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर धनवान बनना। इस कारण वह एक के बाद एक मध्यम वर्गीय रिश्ते नकारती रही और जहां नमिता का मन करता था वहां दहेज की लंबी लिस्ट देकर उसके घर वालों के पसीने छूट जाते। घर वाले नमिता के रवैये से परेशान हो गए थे। देखते ही देखते नमिता ने 30 साल भी पूरे कर लिए। इसी बीच एक दिन नमिता एक दूर की रिश्तेदारी में विवाह में सम्मिलित होने गई थी। वहीं पर उसे सरिता ने अपने बेटे संतोष के लिए पसंद कर लिया। संतोष खानदानी रईस था और बहुत अच्छे पद पर कार्यरत था, पर दिखने में बहुत ही साधारण था। संतोष की पहली बेबी के 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसके 5 और 7 साल के 2 बच्चे थे। जब यह रिश्ता आया तो नमिता के माँ और बाबूजी बोले, सगी बेटी है, सौतेली नहीं, पैसा हुआ तो क्या हुआ, है तो पूरे 38 साल का, ना बाबा ना ऐसा महल नहीं चाहिए, और फिर 2 बच्चे भी हैं। मगर नमिता ने आगे बढ़कर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वह अपने एकाकी जीवन से ऊब चुकी थी और यह पहला ऐसा रिश्ता था जो उसे पसंद आया था। उसे संतोष के बच्चों या संतोष से कोई मतलब नहीं था, उसे मतलब था संतोष के रुतबे से, पैसों से
आज विवाह के 10 साल बीत गए थे। जिस धन के लिए नमिता ने विवाह किया था वह यहाँ पर भरपूर था। दोनों बच्चे हॉस्टल में थे और संतोष उसकी आंखों के सहारे पर उठता और बैठता था। फिर भी एक टिस थी नमिता के मन में जो जब तक उसे मायूस कर देती थी। संतोष उसे हाथों हाथ रखता था, पर फिर भी दोनों का रिश्ता पति पत्नी का नहीं, दास मालिक का सा लगता था। नमिता जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर संतोष धन्य हो उठा था। वह हमेशा नमिता की खूबसूरती का उपासक ही बना रहा, पति बनने की कोशिश कभी न करी। दोनों बच्चों के साथ नमिता ने हमेशा एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखी थी। नमिता और संतोष के अपना कोई बच्चा कभी नहीं हो पाया था और इसका भी नमिता को कभी अफसोस नहीं हुआ था। बच्चा न होने के कारण नमिता के शरीर पर मांस की एक परत भी नहीं चढ़ी थी, जैसी वह 10 साल पहले लगती थी वैसे ही आज भी लगती थी। और आईने में ईजा देखकर नमिता की गर्दन घमंड से तन जाती थी। ऐसे ही एक दिन नमिता ने अचानक फेसबुक पर सालू को देखा और उसकी तस्वीर देखकर उसे असीम आनंद आ गया। सालू बेहद अनाकर्षक लग रही थी और विनीत अभी भी जस का तस बना हुआ था। फिर से नमिता के मन में टीस सी उठी। यह विनीत नाम की टीसी थी जो उसे सामान्य होने नहीं देती थी। और फिर नियति जैसे खुद ही सालू और विनीत को उसके सामने खींच लाई। विनीत को अपने व्यापार के सिलसिले में ही कोई फाइल पास करवानी थी जो संतोष की मदद से हो सकती थी। जैसे ही दफ्तर में संतोष को पता चला कि सालू नमिता के शहर की है और उसकी मित्र भी थी, तो फौरन संतोष ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। नमिता भले ही ऊपर से भुनभुना रही थी पर अंदर से बेहद खुश थी। चलो अब तो वह सालू को अपना राजपाट दिखा पाएगी। विनीत को भी तो पता चले कि उसने क्या खोया है और किस कांच के टुकड़े को वह हीरा समझकर ले गया है। बहुत घमंड था ना सालू को अपनी योग्यता और स्मार्टनेस पर, परंतु आज सालू भी देख लेगी कि जीवन के तराजू में मेरे वैभव, मेरी सुंदरता का पलड़ा भारी है। विनीत और सालू समय से कुछ पहले ही आ गए थे। दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे, पर नमिता ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उसे कुछ याद न हो। नमिता ने सालू से कहा, क्या हाल बना रखा है सालू तुमने? तुम पहले से 3 गुना हो गई हो। जिम नहीं जाती हो क्या? और फिर बड़ी अदा से अपना साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए कनखियों से विनोद की तरफ देखने लगी, पर विनीत की आंखों में सालू के लिए प्यार और सम्मान देखकर वह राख हो गई। सालू हंसते हुए बोली, नमिता, माँ बनने के बाद तो वजन बढ़ ही जाता है। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे ना तो पता चलेगा। ऐसा लगा मानो नमिता के मुंह पर किसी ने सफ़ेदी पोत दी हो। और फिर सालू अपने बच्चों का तारीफ गान करने लगी। तभी नमिता को ध्यान आया, उसे तो संतोष के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह बस संतोष की पत्नी ही बनी रही। उसने उन बच्चों की माँ बनने की पहल कभी नहीं की। नमिता ने फिर खाने की मेज पर सबको बुलाया। उसे पूरी उम्मीद थी कि सालू और विनीत उसके खाने की अनदेखी नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ भी नमिता को निराशा ही हाथ लगी। सालू अधिकतर व्यंजनों को देखकर बोली, नमिता, तुम्हारे व्यंजनों को देखकर संतोष जी की सेहत का राज समझ आ गया। संतोष के बढ़ती हुई तोंद की तरफ उन दोनों का इशारा था। नमिता कटकर रह गई। नमिता को समझ नहीं आ रहा था उसका रूप, उसका वैभव क्यों सालू और विनीत को प्रभावित नहीं कर पा रहा। विनीत उसकी खूबसूरती पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। विनीत और सालू के रिश्ते में बहुत सुंदर तालमेल था, जो नमिता के वैवाहिक रिश्ते से नदारद था, क्योंकि नमिता ने तो विवाह बस धन के लिए किया था। खाने के बाद विनीत और संतोष कार्य संबंधी बातों के लिए बगीचे में बैठ गए। सालू को अपने वैभव से दमकते ड्राइंग रूम में बैठाकर नमिता कॉफ़ी लेने चली गई। कॉफ़ी पीते पीते सालू 2 मिनट रुकी। नमिता को लगा शायद अब वह उसके मेहमान नवाजी की प्रशंसा करेगी, पर सालू खिलखिलाकर बोली, नमिता, तुम्हें अपनी शर्त याद है क्या? अभी भी लगता है तुमने शर्त जीत ली है। नमिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन को पता था कि वह फिर से शर्त हार गई है। उसे पता था कि वह खूबसूरत है, पर बस अपने लिए। दोस्तों, यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सामने के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।